तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट यूपीएससी एंड यूकेपीएससी में। ठीक है, तो आज वो टाइम आ ही चुका है जब आपके सामने ये बजट वाला लेक्चर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि शायद ही आपने ऐसा बजट कभी पढ़ा हो, मतलब उत्तराखंड में तो खासकर। ठीक है, कि ऐसा बजट ही आपको किसी ने पढ़ाया हो। तो आज हम क्या करेंगे कि बजट को अच्छे से देखेंगे, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ना उनको बहुत अच्छे से देखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की होती है, कर राजस्व होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, फिर जैसे राजस्व व्यय क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि भाई अगर यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स में भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी क्या ना हो पाए, छूटना ना पाए। ठीक है, तो और उसके बाद हम देखेंगे कि बजट का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बजट। अब बजट में क्या आंकड़े होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बजट। और बजट में भाई क्या आंकड़े होते हैं, थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इसका पॉइंट थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक, तो यहाँ पर जो बजट है, बजट में भाई क्या क्या दिया जाता है, कौन कौन से इसमें आंकड़े होते हैं। तो बजट में भाई बेसिकली 3 आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक है, बजट में क्या होते हैं, 3 आंकड़े दिए जाते हैं। अब देखो, जैसे ये 26-27 के लिए बजट आया है, तो ये कि अनुमानित बजट है। क्या है भाई, एक अनुमानित बजट है भाई, कि हम इस योजना पे इतना खर्च करेंगे, हम फलानी अलानी योजनाओं पे इतना खर्च करेंगे, सरकार ये बताना चाहती है। ठीक है, एक आता है इसमें पुराना बजट का जो आंकड़ा होता है। ठीक है, उसका जो हमने कितना अपडेटेड टारगेट है वो पूरा किया है। ठीक है, कितना अपडेटेड टारगेट पूरा किया है, मतलब जो संशोधित अनुमान है वो आता है। वो कब का आता है भाई, जो 2025-26 का होगा। वो किस में आता है, वो इसी बजट में, इस बजट में उसके डेटा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, संशोधित। ठीक है, जो मेरे साथ लिखते हुए चल रहा है भाई, मतलब लिखते हुए मतलब जो नोट्स बनाते हुए चल रहा है वो साथ साथ में चलता रहे। ठीक है, इसमें होते हैं संशोधित अनुमान होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होते हैं, संशोधित अनुमान होते हैं। तो पहला क्या बताया मैंने आपको कि पहला होता है अनुमान। ठीक है, कि हम आने वाले जो साल है, जो आने वाला साल है, जो फाइनेंशियल होता है ना, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है भाई, 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जो आने वाला एक साल है, ठीक है, जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, उसमें हम कितना खर्च करेंगे, तो उसका हमने एक खाका बनाया है, बजट बनाया है। देखो जैसे क्या होता है, माना अब आने वाले साल में आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, आप अपने लिए कुछ लेना होगा, कोई लैपटॉप लेगा, कोई गाड़ी लेगा, कोई बाइक लेगा, कोई कुछ लेगा, तो आप उसका एक बजट बनाओगे ना। ठीक है, तो आप एक अनुमान बनाओगे। अभी माना आपने सोचा होगा कि यार मैं 50,000 का लैपटॉप लूँगा। ठीक है, पता चल रहा है आप बिग बिलियन सेल में गए और वो बजट मतलब वो लैपटॉप 40,000 का मिल गया आपको, तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो यहीं पर अभी सरकार ने क्या बनाया है, ये अनुमान लगाया है कि हम इस योजना में इतना देंगे, हम गरीबों के लिए ये योजनाओं में इतना इतना बजट देंगे। अब वो होगा या नहीं होगा, ये अगले साल हमें पता चलेगा। ठीक है, वो संशोधित अनुमान आएगा। अब जैसे पिछले साल 25-26 में सोचा होगा सरकार ने कि हम फलानी बजट में इतना करेंगे, फलानी चीज़ों के लिए हम इतना करेंगे, तो वही संशोधित अनुमान हमारे पास इस साल आया है। ठीक है, आया होगा। ठीक है, एक होता है इसमें एक्चुअल आंकड़े भी होते हैं। ठीक है, एक्चुअल आंकड़े भी होते हैं। ठीक है, एक्चुअल आंकड़े भी होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होते हैं भाई, एक्चुअल डेटा भी होते हैं। वो कब के होंगे, जो 2024 और 25 का बजट रहा होगा ना, उसके डेटा क्या होते हैं भाई, वास्तविक डेटा होते हैं। उसमें मतलब ऐसा डेटा होता है कि वो वहाँ पर सरकार ने बता दिया है कि भाई हमने इस योजना में 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे, इस योजना में 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तो वहाँ पर सरकार ये बता देती है। ठीक है, तो मुझे समझ, मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि जब बजट पेश होता है तो उस बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें 3 आंकड़े आते हैं बेसिकली। ठीक है, और मुझे ये पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से भाई इसमें आंकड़े आते हैं। ठीक है, अब आंकड़े आने के बाद देखो क्या होता है, बजट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। क्या होता है भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। अब उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एकवर्त कमेटी का संबंध किससे है, कौन सी समिति की सिफारिश से ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहां पर देखेंगे, एक हिस्टोरिकल बजट बैकग्राउंड में देखेंगे। अब जो मैं आपको बजट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने जा रहा हूं, ये उत्तराखंड का भी है बैकग्राउंड, और किसका है, सेंटर वाले बजट का भी है। ठीक है, किसका है, सेंटर वाले बजट का भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ये लोड नहीं हो रहा है, अच्छा हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बजट शब्द है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, जो ये बजट शब्द है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ये। ठीक है, इस बजट का जो बजट शब्द है इसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक, ये थोड़ा सा चलता रहेगा, हाँ ये ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, ये पढ़ाते टाइम।
ठीक। तो ये बजट का जो ओरिजिन है ये कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति भाई फ्रेंच भाषा के बोजेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि फ्रेंच भाषा का शब्द है बोजेट और ये एक चमड़े का थैला होता है, यहीं से क्या हुई है, बजट शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इसकी वैश्विक शुरुआत मतलब पूरे विश्व में कब शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हुआ था शुरू 1733 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो कौन थे, सर रॉबर्ट वॉलपोल, ठीक है, वॉलपोल थे। उन्होंने ही क्या करा था कि वित्तीय प्रस्तावों को संसद के सामने पेश किया था, और किस में पेश किया था, एक चमड़े के थैले में पेश किया था, ठीक है। इसी प्रक्रिया को बाद में क्या बोला गया, बजट कहा गया, ठीक है। अलग अलग उसमें मतलब जब प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसको बजट कहा गया, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि सबसे पहले जो बजट की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो ब्रिटेन से हुई थी, 1733 में हुई थी भाई, ठीक है। और किसने पेश किया था, तो कौन थे उस टाइम पे वित्त मंत्री, रॉबर्ट वॉलपोल थे, ठीक। अब भारत का बजट में इतिहास, ये हमारे लिए यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसको क्या किया गया भाई, भारत के बजट को पेश किया गया, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब भारत के बजट का जो जनक है, हम कहते हैं ना कि भाई जेम्स विल्सन क्या है, भारतीय बजट का संस्थापक है, या भारतीय बजट का क्या है भाई, जन्मदाता है। तो जेम्स विल्सन कौन है भाई, कि ये कौन है, ये भारत के बजट के हम क्या बोलते हैं, इनको जनक भी कहते हैं, भारतीय बजट का संस्थापक भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या करा था भाई, 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट कहां पर पेश किया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पेश किया था, ठीक है। जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के वित्तीय सदस्य भी थे, कौन थे, जेम्स विल्सन। तो इनका नाम भी आपको क्या करना है भाई, याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूं कि कहां कहां पर आपको याद रखना है, कहां कहां पर आपको स्किप करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे बजट के लेक्चर में बताता रहूंगा, ठीक। फिर है स्वतंत्र और गणतंत्र भारत का बजट, मतलब जब भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, या भारत जब क्या हुआ, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र हुआ, उसके बाद का बजट कैसा था भारत का, ठीक है। तो भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब, देखो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्वतंत्र हम कब हुए थे, स्वतंत्र भाई कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे ना, ठीक है। लेकिन हम गणतंत्र कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को हुए थे, ठीक है। इसमें तो किसी को संशय नहीं है ना, मतलब ये तो सभी को पता होता है, ठीक है, इतना तो बेसिक नॉलेज सभी को पता है ही, ठीक। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है, कब पेश किया गया, तो भारत की आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुगम चेट्टी द्वारा क्या किया गया, इन सर के द्वारा इसको पेश किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, ठीक है, ये आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। कब पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को, किसके द्वारा भाई, षणमुगम चेट्टी जी के द्वारा इसको पेश किया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात है। लेकिन गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया भाई, 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र लागू होने के बाद क्या हुआ था कि पहला जो बजट था वो जॉन मैथाई ने पेश किया था, किस वर्ष के लिए, कौन से वित्तीय वर्ष के लिए, तो 50 और 51, 1950 और 1951 के वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया था। किन्होंने पेश किया था भाई, जॉन मैथाई ने पेश किया था। तो ये भी डेटा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। षणमुगम चेट्टी सर का नाम आपको याद होना चाहिए, जॉन मैथाई जी का नाम आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ की क्या होते हैं, की फैक्ट्स होते हैं, ये आपके पेपर में सीधे कभी कभी वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब वन वे में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था भाई, बजट अंग्रेजी में छपता था। 1955 तक केवल क्या होता था, बजट क्या होता था, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में छपता था। लेकिन जो 1955-56 का जो बजट या जो बजट का दस्तावेज है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या होने लगा, छपने लगा। और ये कौन थे इस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री, तो सीडी देशमुख सर थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या करा था, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का जो बजट था वो उस टाइम पे पेश किया था, कब, 55-56 के वित्तीय वर्ष में किया था, ठीक है। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो ये रिकॉर्ड अभी किनके पास है भाई, मोरारजी देसाई जी के पास है, ठीक है। और इन्होंने कितने बार बजट पेश किया है, तो 10 बार इन्होंने क्या करा है, बजट पेश किया है, ठीक है। समय में बदलाव, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले क्या होता था, देखो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो क्या होता था, ब्रिटिश क्राउन के सामने ये बजट पेश करते थे। अब देखो ये अपना क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको क्या कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं, जिससे समय नापते हैं, यार मैं इसका नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ, मतलब भूल नहीं गया हूँ, अभी थोड़ा सा स्लिप हो गया है। तो हम ब्रिटेन से क्या है, 5.5 घंटे क्या है, आगे हैं। हम ब्रिटेन से क्या है, 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये क्या होता था कि ब्रिटेन के टाइम पर ये पेश होता था,
ठीक है। जब ये ब्रिटेन का टाइम होता था उस टाइम पे पेश होता था, तो ये भारत में कब पेश होता था, 5 बजे पेश होता था, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन में 11 बजे ही सुबह पेश होता था, ठीक है, क्योंकि हम 5.5 घंटे क्या थे, इनसे आगे थे। तो उसी परंपरा को हम क्या कर रहे थे, 1999 तक कैरी ऑन कर रहे थे भाई, ठीक है। लेकिन 1999 में क्या होता है, जो यशवंत सिन्हा है, ठीक है, जो हमारे उस टाइम पे क्या होते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इस टाइम को 5 बजे से बदलकर कब कर देते हैं, 11 बजे सुबह कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एक डेटा याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। फिर यहाँ पर है तारीख में बदलाव। देखो क्या होता था, 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर को क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। जो भी क्या होगा, लास्ट वर्किंग डे होगा किस चीज़ का, कौन से मंथ का भाई, फरवरी के मंथ का, ठीक है, उस टाइम पे पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से क्या होने लगा, ये बजट कब पेश होने लग गया, 1 फरवरी को पेश होने लग गया है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है। देखो होता क्या रहा होगा, माना कि कोई फरवरी जो 28 है या 29 है, जो भी लास्ट वर्किंग डेज है, तब बजट पेश हुआ, ठीक है। अब आपको कब करना है बजट को, मतलब कब से अप्लाई करना शुरू कर देना है, तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तब ये क्या हो जाने चाहिए भाई, अप्लाई हो जाने चाहिए। तो बीच का केवल 1 महीना मिलता था। अब भाई बीच के 1 महीने में कब फाइलें कहाँ जाएंगी, संबंधित विभागों के पास जाएंगी, कब वो काम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो इसमें क्या होता था, देर लग जाती थी, ठीक है। अब जब वो डीएम तक पहुंचती थी तो कब तक वो क्या होगा, उस काम को अप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होता था कि 15 से 20 दिन का क्या हो जाता था, 15 से 20 नहीं, 2 से ढाई महीने का क्या हो जाता था, इसमें लेट हो जाता था। अब क्या हुआ कि ये पहले आना शुरू हो गया, तो इतना टाइम यहाँ पर क्या हो गया, फिर वो फुलफिल हो गया। मतलब अब क्या होता है, समय पर क्या हो जाता है, जो भी बजट में बातें बोली जाती हैं वो समय पर क्या हो जाती है भाई, काम करना उस पर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2017 में क्या होता था कि लास्ट वर्किंग डे में क्या हो जाता, क्या होता था भाई, बजट पेश होता था। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ, 1 फरवरी में, या 2017 में क्या हुआ, 1 फरवरी को ही क्या होने लग गया, बजट पेश होने लग गया, ठीक है। अब रियल बजट और आम बजट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि 1924 में क्या होती थी भाई, एक एकवर्त कमेटी आई थी। इनकी सिफारिशों पर क्या हुआ भाई कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन 2017 में क्या आया कि ये विवेक देवराय समिति आई। देखो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 2017 में क्या हुआ कि एक विवेक देवराय समिति थी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप इंटरव्यू की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेक देवराय कमेटी का संबंध किस चीज़ से है, तो रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज करना, ठीक है। और 2017 से क्या हो गया, फिर से वापस क्या हो गया, रेल बजट और आम बजट एक साथ क्या होने लग गया, आने लग गया, ठीक है। तो ये भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक नई चीज पर, ई बजटिंग के बारे में, ठीक है, ई बजट या पेपरलेस बजट के बारे में। तो भारत का पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, तो 2021-22 में क्या किया गया, भारत का पहला डिजिटल और पेपरलेस बजट पेश किया गया। अब इसके क्या फायदे हैं, देखो अब जब ये पेपरलेस बजट होता है ना, तो ये आराम से मतलब उसी दिन शाम तक क्या आ जाता है, ये क्या हो जाता है, फाइनेंस कमीशन के जो अपनी साइड है वहाँ पर क्या बजट अपलोड हो जाता है, तो फिर वो हमको भी क्या मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट क्या है भाई, कि संविधान में बजट शब्द का यूज़ नहीं है, ये आपको पता ही होगा। आर्टिकल 112 में एक शब्द यूज़ किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण, एक शब्द यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये बजट के बारे में बात कर रहा है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान में बजट शब्द का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। और कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ है भाई, 112 आर्टिकल के अंदर हुआ है। अब राज्यों का जो बजट होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लॉन्च होता है, मतलब या आता है, ठीक है। तो वो 2002 सॉरी, अनुच्छेद 202 जो है, आर्टिकल 202 है जो, उसके तहत क्या होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण आता है किसका, स्टेट का राज्यों का क्या आता है, क्या आता है भाई, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये एक सेंट्रल एस्पेक्ट से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है, कि भारत में बजट, पहले तो बजट शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, पहली बार बजट कहाँ पर क्या हुआ, पेश हुआ था पूरे विश्व में, ठीक है। फिर भारत का बजट का इतिहास क्या था, स्वतंत्र भारत गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, ठीक है। कुछ यहाँ पर की फैक्ट्स हैं, ठीक है। फिर संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है वो भी हमने देख लिया। अब थोड़ा उत्तराखंड के एस्पेक्ट से देखते हैं कि उत्तराखंड के एस्पेक्ट से बजट की क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है।
तो यहाँ पर बताना चाहता है कि 202, अभी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि क्या जब भी राज्यों की हम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, राज्यों की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, विधानमंडल के समक्ष क्या होती हैं, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आर्टिकल कौन से किसके तहत, तो 202 के तहत। अब यहाँ पर थोड़ा मनी बिल के बारे में है। राज्य के बजट से जुड़ी विनियोग और वित्त संबंधी प्रक्रियाएं संविधान के अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। देखो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे धन विधेयक कितने में है भाई, 100 किसमें, मनी बिल 110 में है ना, मनी बिल किसमें है, 110 में है, ठीक है। लेकिन जो राज्य के मनी बिल की बात है वो कौन से आर्टिकल में, 199 आर्टिकल में है। और अनुच्छेद 202 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के तहत क्या होता है, ये संचालित होता है, ठीक है। अब उत्तराखंड का पहला बजट किसने पेश किया, कब किया, ठीक है। तो गठन और अंतरिम सरकार, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 27वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या थी भाई, अंतरिम सरकार थी, और अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। तो बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो राज्य का पहला बजट जो अंतरिम बजट है वो कब पेश हुआ था भाई, 2001 में पेश हुआ था, मार्च 2001 में क्या हुआ था, पेश हुआ था। और किसने पेश किया था, तो यह ऐतिहासिक बजट किसने करा था भाई, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। पर ये कौन सा बजट था, ये अंतरिम बजट था, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। तो उत्तराखंड का पहला बजट, और पहला भी कौन सा बजट भाई, अंतरिम बजट, किसके द्वारा पेश किया गया, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा पेश किया गया। कब, मार्च 2021 में ये क्या किया गया, इनके द्वारा पेश किया गया। लेकिन प्रथम निर्वाचित सरकार का बजट, देखो प्रथम निर्वाचित सरकार का बजट कब पेश किया गया, तो 2002 में राज्य के पहले विधानसभा चुनाव के बाद पहली निर्वाचित सरकार, किसकी सरकार थी भाई, एनडी तिवारी सर की क्या थी, सरकार थी, ने अपना पूर्ण बजट पेश किया, ठीक है। इस दौरान वित्त विभाग के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने अपने पास ही रखा था, ठीक है। तो वित्त विभाग भी किनके पास था, एनडी तिवारी सर के पास था। तो इन्होंने ही क्या किया भाई, पहला बजट पेश किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किया है, कुछ फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। तो उत्तराखंड में एक जेंडर बजट आता है, ठीक है। तो जेंडर बजट की शुरुआत कब से हुई, तो ये जेंडर बजट की शुरुआत हुई है भाई 2007 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मेंस के एग्जाम दें तो वहाँ पर जब भी आप क्या बोले, जो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो जब भी आप उसमें अपने आंसर लिखें ना, तो वहाँ पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, जेंडर बजटिंग का। फिर है बजट, जो चाइल्ड बजट है इसके बारे में भी है, ठीक है। फिर भरारी सैंड में बजट सत्र, तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय राज्य है होने की मूल भावना का सम्मान करते हुए राज्य का जो बजट है वो कहाँ पर पेश किया गया है, भराड़ी सैंड में भी पेश किया गया था, ठीक है। फिर ई बजटिंग के बारे में तो आपको पता ही है ना, तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये तो आपको पता ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के आसपास में होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है भाई, वित्त विभाग के पास होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो योजना विभाग और राज्य के सभी अन्य विभाग हैं उनसे क्या लिए जाते हैं, इनपुट्स लिए जाते हैं। उत्तराखंड का बजट हमेशा ही केंद्र सरकार से मिलने वाली जो ग्रांट्स होती हैं उन पर काफ़ी होता है, निर्भर होता है, क्योंकि ये क्या आता है, जो अपना राज्य है एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। इस वजह से जो इसका अनुपात है केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो क्या होता है, 90:10 का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा, मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल गया होगा किसका, सेंट्रल बजट हो गया, चाहे अपना क्या हो गया, उत्तराखंड बजट हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, वो है उत्तराखंड PCS जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी टेस्ट सीरीज से संबंधित, ठीक है। इसका जो देखो शेड्यूल है ये मैं आपको दूंगा कब, 16 जून को दूंगा, ठीक है। जो भी लोग इससे जुड़ जाएंगे उनको ये क्या मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा। इवन मैं इसको क्या करूंगा कि पब्लिकली शेयर भी कर दूंगा कि कब से ये पेपर शुरू होंगे। संभवतः ये पेपर, संभवतः नहीं 100% ये 21 जून से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब से शुरू हो जाएंगे, 21 जून से शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास अभी समय है, तो जल्द से जल्द क्या कर लें, इससे ज्वाइन हो लें, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें देखो टोटल है आपके पास 20 क्या है, टेस्ट है, ठीक है। 8 इसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि
कि जो मतलब जो क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है वो कौन कौन से चैप्टर से होने वाला है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि एंटायर सिलेबस से, एंटायर सिलेबस जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो मैं क्या कर चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स का सिलेबस है, और उसी के हिसाब से, उसी के द्वारा डिजाइन किया जाएंगे ये 8 टेस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। किस चीज़ का, अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर पाएंगे। अगर कोई नया भी जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, एक बार पढ़ के फिर पेपर दे के फिर क्या कर देगा, उसका रिवीजन कर सकता है, ठीक है। अब देखो जो पेपर होंगे ना वो कैसे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो ये पेपर होंगे वो कैसे होंगे, ये पेपर होंगे, देखो जैसे आपके पास कोई टेस्ट आया, माना पहला टेस्ट आया, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके 4 स्टेटमेंट है। जब आपके पास आंसर की आएगी और पीडीएफ फॉर्म में ही आंसर की आएगी, तो वो कैसी आएगी भाई, वो बड़ी डिटेल में आएगी। वो ऐसे नहीं आएगी कि पहले का आंसर ए दूसरे का आंसर बी, ऐसे नहीं आएगी। उसमें जितने फैक्ट्स हो सकते हैं वो पूरे के पूरे फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये तो खासियत है किसकी, टारगेट यूपीएससी एंड यूकेपीएससी की, कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल भर भर के क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेवेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी दे दिया, ठीक, तो वो भी है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो टेस्ट होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, और जो आंसर की मिलेगी वो भी दोनों ही भाषाओं में मिलेगी, ठीक है। तो ये 8 टेस्ट तो आपके क्या होंगे, जो आपको बता दिया जाएगा कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो 7 टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, जो, और सॉरी एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, जो सेक्शनल टेस्ट होंगे ना, ये ऐसा नहीं होंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, इसमें भी 150 ही क्वेश्चन होंगे, और उसी अनुपात में होंगे 1/3, मतलब जो 33% है वो किसका है, उत्तराखंड जीएस का है ना, तो वहाँ पर ऐसे होगा कि 50 क्वेश्चन किससे बनेंगे, उत्तराखंड जीएस से बनेंगे। बाकी जो भी अपने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और साइंस हो गया, ठीक है, वहाँ से बनेंगे। जो 7 जो चैप्टर हैं इसकी सेम वो होगा, ठीक है, 100-150 क्वेश्चन का होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं बताई जाएंगे कि कहाँ से पेपर बनेगा, मतलब यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं बताई जाएंगे कि यहाँ से पेपर होगा। तो 7 पेपर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे। इसके साथ 5 आपको सीसेट के पेपर मिलेंगे। देखो सीसेट पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, क्यों है, मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। 2024 में क्या हुआ था, सीसेट बहुत टफ आया था, ठीक है, किसका, उत्तराखंड पीसीएस की ही बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ का सीसेट बहुत टफ आ गया था। तो क्या हो गया था भाई, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे भी क्या हो चुके थे, बाहर हो चुके थे, जिनके जीएस में कितने मार्क्स आ रहे थे, 100 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, वो भी क्या हो चुके थे, बाहर हो चुके थे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में, देखो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है टफ का, ठीक है, आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा हो सकता है कि सीसेट फिर से क्या हो जाए, टफ आ जाए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो रही है, सीसेट का एक तो कोर्स भी लॉन्च होगा, ठीक है, इसकी भी जानकारी आपको मैं बता दूंगा, और इसमें 5 सीसेट दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही होगा, 1.5 नंबर का एक पेपर, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हूबहू वैसे ही होंगे जैसे आपका सीसेट का पेपर होता है। हिंदी इंग्लिश आएगी उसमें, ठीक है, जो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, ठीक है, निर्णय क्षमता, जो क्या होगी, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है, ये सारे के सारे वहाँ पर आपको कोर्स में पढ़ाए भी जाएंगे, ठीक है। ये कोर्स अलग होगा, ठीक है, ये कोर्स अलग होगा, बट ये टेस्ट सीरीज में ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर होंगे। इनका भी क्या होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा आंसर की में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये टेस्ट सीरीज है ना, कहीं पर पूछ लेना, कोई अच्छा संस्थान होगा ना, उसकी टेस्ट सीरीज देख लेना, और ये टारगेट यूपीएससी एंड यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज देख लेना। एक तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, 800 रुपये कुछ भी नहीं होते भाई, इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, इतना डिटेल में आपको आंसर की उपलब्ध कराने के बाद 800 रुपये कुछ भी नहीं होते, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल नहीं है। कभी आप मार्केट में और इंस्टीट्यूट के भी पूछ लेना, और उनके आंसर की को भी वेरी कर लेना, और नंबर ऑफ टेस्ट को भी वहाँ पर देख लेना, ठीक है। और एक थिंकिंग है मेरी इसके पीछे, ठीक है, कि किस हिसाब से आपको इसका क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है, उस हिसाब से ये क्या किए जा रहे हैं, टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहे वो क्या कर सकता है, टेलीग्राम से जुड़ सकता है, ठीक है। लिंक आपको क्या मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से इजीली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस अपने बजट पे, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम अपने बजट पर आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्या आ जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है, कुछ क्या आ जाती हैं, टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं, ठीक।
थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, इसका ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है भाई राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सरकार का एक दैनिक खर्च होता है। दैनिक खर्च मतलब भाई दैनिक खर्च होता है, ठीक है। ये डे टू डे का खर्च होता है। ये क्या होता है, एक दैनिक खर्च होता है, ठीक है। दैनिक खर्च होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि सरकार पर कर्ज नहीं होता, सरकार के पे ऊपर कर्ज नहीं आता, और ना ही सरकार क्या करती है, नई संपत्ति को सृजन करती है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना कि जो राजस्व प्राप्ति होती है ये बहुत अच्छी प्राप्तियां होती है, मतलब सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं हो रहा है, ठीक है। और सरकार इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी क्या कर लेती है, जनरेट कर लेती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति मतलब क्या होता है कि सरकार की ये क्या होती है, एक दैनिक इनकम होती है, ठीक है। सरकार के ऊपर इससे कोई कर्ज नहीं बनता है, ठीक है, और सरकार इससे कोई नई संपत्तियां भी नहीं बनाती है। अब राजस्व प्राप्तियां होती है दो प्रकार की। पहली होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया। पहली होती है टैक्स रेवेन्यू। देखो सरकार से भी गलतियां होती हैं, ठीक है। इन्होंने कर राजस्व को भी यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है भाई। एक बार यूपीएससी ने इस बार अपना क्या निकाला था, जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को ये बजट में भी देखने को मिल रहा है भाई, ये बहुत गलत बात है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर होता है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले आता है टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि जो सरकार क्या करती है, टैक्स से पैसा जमा नहीं कमाती है, उसको क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब सरकार पैसे कैसे क्या करती है अपने ऊपर, मतलब कमाती है। तो जो आपके ऊपर चालान लगते हैं ना, जैसे आप हेलमेट पहन के नहीं गए, आपके ऊपर चालान लग गया, ठीक है। सरकार ने कोई कंपनी क्या करी, कंपनी के ऊपर कोई वो करा, ठीक है, उससे क्या लिए, पैसे ले लिए, आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, किसी चीज़ में टैक्स लगा दिया, तो वो सारा का सारा क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत में आता है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की होती है। पहले मैंने बोला टैक्स रेवेन्यू होता है, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू मुझे लगता है आपकी समझ आ चुका है, जो कमाई क्या होती है, टैक्स से होती है, ठीक है। चाहे चालान हो गया, चाहे आपसे जो एग्जाम फीस होती है वो हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनीज हो गई, ठीक है, या चाहे क्या होता है जो आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, वो क्या होते हैं, टैक्स रेवेन्यू होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत बोल दी है, ठीक है, सॉरी, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है कि जो सरकार की फीस होती है, ठीक है, चालान जुर्माने होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, या ब्याज की प्राप्ति होती है, वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार क्या करती है, टैक्स के थ्रू क्या करती है, कमाई करती है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार क्या करती है, टैक्स के तहत क्या करती है, कमाई करती है, उसको क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जैसे सरकार क्या लेती है, फीस लेती है, सरकारी फीस लेती है, ठीक है, चालान लेती है, जुर्माने लेती है, ग्रांट्स लेती है, ब्याज प्राप्ति करती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार के क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है, ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं। फिर आता है पूंजीगत प्राप्ति। देखो पूंजीगत प्राप्ति किसे कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति इसे कहते हैं कि जब सरकार, देखो इससे क्या होता है, सरकार पर एक तो कर्ज बढ़ता है, ठीक है, कर्ज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, कर्ज क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा संपत्ति कम होती है इससे, संपत्ति क्या होती है, संपत्ति क्या होती है भाई, कम होती है इससे, ठीक है। जैसे सरकार क्या कर ले, उधार ले ले, ठीक है, सरकार जब उधार लेगी तो ऑब्वियस सी बात है सरकार पर क्या बनेगा, कर्ज बनेगा, ठीक है, सरकार पर क्या बनेगा भाई, कर्ज बनेगा। और सरकार जैसे क्या करती है, संपत्ति कम होती है, मतलब सरकार क्या कर रही है इसमें, अपने जो एसेट्स है, जो शेयर है, वो क्या करेगी, बेचेगी। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे भाई, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत वो शामिल किए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है राजस्व व्यय। यहाँ पर एक राजस्व व्यय है, ठीक है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये है क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार क्या करती है, सरकार रोजमर्रा के खर्च के लिए क्या करती है, नई संपत्तियों को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। रोजमर्रा के खर्च के लिए सरकार क्या करती है, नई संपत्तियों को कम करती है। इसमें क्या होती है, नई संपत्तियां क्या होती हैं, खर्च होती है, मतलब कम होती हैं, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत में आता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे सिस्टम को चलाने के लिए सरकार क्या करेगी, वेतन देगी, ठीक है, वो किस में आएगा, राजस्व व्यय में आएगा। वेतन देगी सरकार, ठीक है, ठीक है, वेतन देगी, पेंशन देगी, ठीक है, किस क्या देगी, पेंशन देगी, ठीक है, सब्सिडी देगी, ब्याज चुकाएगी। तो वो सारी की सारी किस में आती हैं, वो सारी के सारा जो खर्च होता है वो किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, राजस्व व्यय में आता है। और राजस्व व्यय में कोई नई संपत्ति क्या नहीं होती, बनती नहीं है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। सिंपल से अगर आप सरल शब्दों में पूछें तो सिस्टम को चलाने के लिए जो सरकार क्या करती है, खर्च करती है, वो क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। वो क्या होता है, राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है,
पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो जो सरकार क्या करती है जब नई संपत्तियों को बनाती है, ठीक है, जब सरकार क्या करती है नई संपत्तियों को बनाती है और पुरानी पुरानी देनदारियों को लौटाती है, पुरानी देनदारियों को क्या करती है, कम करती है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय क्या होता है, दीर्घकालिक विकास होता है। क्या होता है भाई, दीर्घकालिक विकास होता है, दीर्घकालिक विकास होता है, दीर्घकालिक क्या होता है, विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, दीर्घकालिक विकास होता है। इसमें सरकार क्या करेगी, सड़कों का निर्माण करेगी, ठीक है, सड़कों का निर्माण करेगी, अस्पतालों का निर्माण करेगी, अस्पतालों का निर्माण करेगी, ठीक है, अस्पतालों का निर्माण करेगी, ठीक है, या क्या बनाएगी, स्कूल बनाएगी। तो सरकार, ये क्या होता है, ये पूंजीगत व्यय है। इसमें सरकार को लॉन्ग टर्म में क्या होगा भाई, फायदा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो देखो आपने क्या पढ़ दिया, पूंजीगत व्यय पढ़ दिया, राजस्व व्यय पढ़ दिया, पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ दी, राजस्व प्राप्तियां पढ़ दी, ठीक है। ये दोनों के, ये चारों की चारों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म और इंपॉर्टेंट है, वो है राजस्व अधिशेष है, मतलब रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब यहां पर फायदा होता है। क्या फायदा होता है, जब पूंजीगत प्राप्तियां, जब क्या होती है, जो क्या होती, सॉरी, जो जब क्या होती है राजस्व प्राप्ति, सॉरी यहां पर थोड़ा सा एक, जो जब क्या होती है राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, किससे, राजस्व व्यय से, ठीक है, राजस्व व्यय से, राजस्व व्यय से, ठीक है। जब राजस्व व्यय से क्या होती है, राजस्व सॉरी हाँ, जब राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होती है किस चीज से, राजस्व व्यय से, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वो क्या होता है, राजस्व अधिशेष होता है। मतलब हमने क्या करा है, जो हमारे पास प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हैं, मतलब हमने कहीं पर व्यय भी किया, मतलब कहीं पर खर्च किया है, तब भी हमारे पास अभी जो प्राप्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वही क्या कहलाता है भाई, रेवेन्यू सरप्लस कहलाता है। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू सरप्लस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो घाटे हैं, एक है राजस्व घाटा, सॉरी राजकोषीय घाटा, एक है प्रारंभिक घाटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जब क्या होता है कि वित्त वर्ष में, जो भी वित्त वर्ष चल रहा हो, सरकार की जो कुल कमाई हो और कुल खर्च के बीच में जो जितना अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। मतलब अगर आप एक बात समझो कि सरकार क्या करती है कि सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है सरकार को। अब जब उधार सरकार को लेना पड़ता है, माना उसमें क्या हो कि उधार सरकार ने क्या हुआ, ले लिया है, ठीक है, मतलब उसमें क्या कर दी, कमाई तो कम कर दी लेकिन खर्च क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा भाई, राजकोषीय घाटा हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभिक घाटा क्या होता है कि जब राजकोषीय घाटे से हम क्या करते हैं, पुराने कर्जों का क्या करते हैं, पुराने कर्जों का ब्याज चुकता करते हैं, तो वहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, प्रारंभिक घाटा बचता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्रारंभिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व अधिशेष क्या होता है, ठीक है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, जो टैक्स, जो अपना क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, लेकिन सिंपल सा ही इसको याद रखना कि जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, टैक्स से जनरेट होता है, जो सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। पर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे क्या हो गए, सरकारी फीस हो गई, ठीक है, चालान्स हो गए, ठीक है, यहाँ से क्या होता है भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इधर आंकड़े हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इतना नहीं पूछा जाता कि भाई राजकोषीय घाटा कितने करोड़ का होगा, अब भाई कौन याद रखेगा इसको, ठीक है। हाँ, अगर आपका एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, तो वो खुद याद रख ले पहले तो, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक। पर ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है मेरे ख्याल से, इसको इतना इंपॉर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए, है ना। पर आपका अगर एग्जामिनर पूछे तो एक बार आप इनको देख क्या करना, एक बार इस डेटा को क्या कर लेना, देख लेना, पर वही डेटा देखना जो मैंने सब समझाया है, क्योंकि वही क्या है, इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना, एक बार देख लेना इन डेटा को, ठीक। अब देखो बजट की कुछ विशेषताएं हैं, बजट की क्या विशेषताएं हैं, इसमें बजट में क्या हुआ है कि राज्य के विकास के लिए, ठीक है, इसमें एक चीज़ बोलेंगे हम कि इस बजट में किस में ध्यान दिया गया है, राज्य को। अब राज्य को ध्यान दिया गया है और राज्य को ध्यान देते हुए राज्य के विकास के लिए दो क्या करे गए हैं, दो मॉडल पेश किए गए हैं, ठीक है। क्या किए गए हैं, दो मॉडल पेश किए गए हैं, एक है केदार, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, मानस,
ठीक है, एक है केदार, दूसरा क्या है, मानस है। ठीक है, और दोनों के दोनों ही क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब केदार को क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, मानस को क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, इसकी सिंपल सी एक अगर आप एक लॉजिकल इसमें आंसर दें तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि भाई क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा। तो क्योंकि सरकार की क्या है, ये राज्य सरकार ने क्या करा है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक विकास मॉडल पेश किया है। किस एस्पेक्ट में, दो स्तंभों के एस्पेक्ट में, एक है केदार मॉडल और एक है मानस मॉडल। अब देखो केदार मॉडल क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो इस एक्रोनिम को देखो, KEDRA, ठीक है। यहाँ पर के मतलब है कौशल विकास, ई मतलब है इकोलॉजी संवर्धन, डी मतलब है धरोहर संरक्षण हो गया, ए मतलब है अवसंरचना निर्माण हो गया, आर मतलब है रिवर्स माइग्रेशन। मतलब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक तो ये बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहा है। अगर आप इनको ढंग से देखें ना, एक तो ये बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक एक किसके बारे में बात कर रहा है, इकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक ये पर्यावरण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अवसंरचना बोल रहा है, ठीक है, अवसंरचना बोल रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है, ये आर्थिक विकास की भी बात कर रहा है, ठीक है, ये आर्थिक विकास की भी बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो केदार मॉडल है, जो केदार मॉडल है वो उत्तराखंड को या राज्य को, ठीक है, राज्य को क्या करना चाह रहा है, बुनियादी ढांचे में, पर्यावरण के एस्पेक्ट से, आर्थिक विकास के एस्पेक्ट से क्या करना चाह रहा है, विकास करना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कौशल विकास है, किसका कौशल विकास होना चाहिए, तो युवाओं का कौशल विकास होना चाहिए। युवाओं को रोजगार हो गया या स्वरोजगार हो गया, उसके लिए क्या देनी चाहिए भाई, स्किल देनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, कौशल विकास के अंडर में तो आ रहा है, ठीक है। ई फॉर जैसे इकोलॉजी संवर्धन है, तो इकोलॉजी संवर्धन का क्या मतलब है कि राज्य कुछ ऐसी नीतियां बनाएं कि जिसमें क्या हो, विकास के साथ साथ हम क्या करें, पर्यावरण या इकोलॉजी की भी रक्षा करें या उसमें क्या करें, सुधार करें, ठीक है। डी मतलब ये बोल रहा है धरोहर संरक्षण, मतलब जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारी मंदिरें हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्मारक हैं, जैसे हमारे क्या है ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार करें, उनका क्या करें, जीर्णोद्धार करें। तो ये डी एक्रोनिम से आ रहा है। फिर है ए फॉर अवसंरचना निर्माण, जैसे सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गए, ये जो बुनियादी क्या है ढांचे हैं, जो ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनका क्या हो, तेजी से क्या हो, विकास हो। और आर फॉर रिवर्स माइग्रेशन, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से क्या हो रहा हूँ बता भी रहा था, ठीक है, जब हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे थे। और एक बात और भी बोलना चाहूँगा, कुछ टाइम बाद मतलब 20-21 तारीख से डेली न्यूज़ एनालिसिस भी क्या हो जाएगा, रोज आएगा आपके पास, ठीक है। और वीकली क्या आएगा, उत्तराखंड का करंट अफेयर आ जाएगा। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी क्या नहीं करना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रिवर्स माइग्रेशन मतलब सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए, कुछ ऐसे रोजगार सृजन करे, जो क्या करे, जो यहाँ से लोग जा चुके हैं उनका क्या करे भाई, रिवर्स माइग्रेशन करे, उनको क्या करे, वापस लाए। तो केदार जो शब्द है ये अपने आप में इन तीन एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, अपने अंदर कवर कर रहा है। जैसे बुनियादी ढांचा, पर्यावरण हो गया, आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो इनको क्या कर रहा है, अपने अंदर कवर कर रहा है। लेकिन जो मानस शब्द है, जो मानस शब्द है MANAS, तो जो मानस शब्द है ये क्या कर रहा है, एम फॉर जैसे मंगलकारी हो गया, ठीक है, ऐसी नीतियां बने जो क्या हो, महिलाओं, किसानों, गरीबों के लिए क्या हो भाई, मंगलकारी, मंगलकारी यानी कि कल्याणकारी हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या है, ए मतलब है अवसर युक्त, मतलब जो युवा हो गया, जो उद्यमी हो गया, उनको नए रोजगार या नए नए अवसर क्या करना, देना, ठीक है, तो ये इसमें आ गया। एन मतलब होता है नवोन्मेषी, मतलब जो हमारी तकनीकी हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारा नवाचार है, उनका उपयोग किया जाए, ठीक है। फिर ए फोर है आध्यात्मिक, जो जो हमारे जैसे आध्यात्मिक जो पहचान है अपनी, जो धार्मिक पर्यटन है, जैसे मानस खंड क्या है, जैसे कॉरिडोर ही है, उनको क्या देना है, बढ़ावा देना है। और एस फोर है सांस्कृतिक गतिविधियां, मतलब जो हमारी स्थानीय कला हैं, जैसे क्या हो गई, रामायण हो गई, है ना, लोक संस्कृति हो गई, बोलियां हो गई, परंपराएं हो गई, ठीक है, उनको क्या करना है भाई, प्रोत्साहित करना है, और उनको क्या कर रहे हैं, संरक्षित भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मानस किस एस्पेक्ट में आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट देने की कोशिश कर रहा है, आपको सामाजिक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सामाजिक हो गया, है ना, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक हो गया, ठीक, सांस्कृतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ठीक है, आध्यात्मिक हो गया, नवाचार हो गया, ठीक है, नवाचार हो गया, नवाचार हो गया।
इन पहलुओं को क्या कर रहा है, मानस दर्शा रहा है। जैसे ऊपर हमने केदार देखा ना, तो केदार जैसे बुनियादी ढांचा हो गया, पर्यावरण हो गया, आर्थिक विकास ढांचे को क्या कर रहा था, दर्शा रहा था, पहलुओं को दर्शा रहा था। वैसे ही मानस क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों को, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, नवाचार जैसे क्या कर रहा है, एस्पेक्ट्स को क्या कर रहा है, दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मंगलकारी में अभी आपको बता ही चुका हूँ, जैसे कि सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है या ऐसी नीतियां बना रही है जो समाज के हर वर्गों के लिए, जैसे महिला हो गया, किसान हो गया, गरीबों को क्या करें, कल्याणकारी क्या दे, कल्याणकारी नीतियां बनाए। ठीक है, या रोजगार बनाए, अवसर ऐसे दे कि जो हमारे क्या है, जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारे युवा हैं, उनकी क्या हो, लगातार प्रगति हो, किसमें, व्यापार हो, उनके लिए एक नए अवसर पैदा हो चुके हैं। नवोन्मेषी मतलब क्या होता है कि नई तकनीकें हो गए, आइडिया हो गए, नवाचारों का उपयोग किया जाए। ठीक है, आध्यात्मिक हो गया, तो जैसे हमारे उसमें क्या हो गया, जैसे हमारी आध्यात्मिक पहचान तो है ही, तो जैसे मानसखंड कॉरिडोर उनको विकसित किया गया। सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई, जैसे हमारी स्थानीय कला हो गई, लोक संस्कृति हो गई, परंपराएं हो गई। तो स्थानीय कला में जैसे रामायण को तो क्या मिला है, जैसे यूनेस्को को हेरिटेज साइट में इसको क्या करा गया है, दर्ज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब, तो विकास के कितने एस्पेक्ट हैं, कितने स्तंभ बोले हैं इस बार के बजट में, तो 2 स्तंभ बोले हैं, केदार और मानस बोले हैं। ठीक है, अब देखो बजट का एक मुख्य बिंदु है संतुलन। ठीक है, क्या है, बजट का एक मुख्य बिंदु क्या है, संतुलन है। ठीक है, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मतलब सरकार का इस बार का जो उद्देश्य है वो केवल क्या है, विकास करना नहीं है, बल्कि क्या है, संतुलित विकास करना है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बजट इस बार का केवल और केवल विकास पर आधारित नहीं है। ठीक है, विकास पर आधारित नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है, संतुलित विकास पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, संतुलित विकास पर आधारित है। ठीक है, अब जैसे S4 क्या है, देखो संतुलन में जैसे S है, एस मतलब क्या बोलना बताना चाह रहा है, समावेशी विकास की बात कर रहा है, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मतलब तो यहाँ पर सरकार क्या बोलना चाह रही होगी कि समाज का जो हर वर्ग है ना, विशेषकर जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जैसे महिला हो गई, पिछड़े वर्ग हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए, उनके लिए क्या करना है भाई, उनका सबका साथ और सबका विकास वाली अवधारणा को क्या कर रहा है, ये ऐसे डिनोट कर रहा है। ठीक है, समावेशी विकास। फिर A4 है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या कर रहा है भाई, कि उत्तराखंड को चाहे कृषि हो गया, चाहे पर्यटन हो गया, चाहे उद्योग हो गया, चाहे ऊर्जा हो गया, इनमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब बाहरी राज्यों पर क्या नहीं होने चाहिए, निर्भरता क्या नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये निर्भरता क्या होनी चाहिए, इन पर कम होनी चाहिए। ठीक है, N4 यहाँ पर न्यू थिंकिंग है ना, नई सोच से संबंधित है। तो राज्य की जो पुरानी समस्याएं हैं, जैसे पलायन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, इनका निपटान कैसे करना है भाई, नई तकनीक पर करना है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर करना है। अब जैसे रिवर्स माइग्रेशन वाली बात है ना, रिवर्स माइग्रेशन वाली बात है, ठीक है, तो ये क्या है, नई सोच है। मतलब नई सोच कैसा है भाई, कि ऐसे उद्योग बनाए जाएं, सरकार यहाँ पर ऐसे उद्योग बनाए, ऐसी नीतियाँ लाए, जैसे लाई ना ड्रैगन फ्रूट नीति है, कीवी नीति है तो ये क्या है, हाई कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है भाई, हाई कैश मिलता है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें लाई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, ताकि क्या बने, एक रिवर्स माइग्रेशन वाली अवधारणा वापस आए। ठीक है, T4 यहाँ पर क्या है, तीव्र विकास है, रैपिड डेवलपमेंट की बात करता है। T4 तीव्र विकास ही है ना, हाँ, T4 तीव्र विकास है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पर, रैपिडली डेवलपमेंट की बात करता है। मतलब यहाँ की क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, तेजी से बढ़े, यहाँ के जो बुनियादी ढांचे में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिना देरी के क्या हों, पूरे हों। ठीक है, तो ये हो गया त्वरित विकास या तीव्र विकास की बात है। U4 था यहाँ पर उन्नत गांव और शहर। मतलब जो उन्नत गांव और शहर हैं, मतलब ऐसे गांव बने, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर अच्छी हों, वहाँ पर क्या है, सड़कें क्या हो, पक्की हों, ताकि क्या हो सके भाई, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या बन सके, संतुलन बन सके। ठीक है, L का यहाँ पर क्या था, लोक सहभागिता था। ठीक है, लोक सहभागिता मतलब कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए, ऐसी विकास योजना बनाए जिसमें क्या हो भाई, आम जनता की क्या हो, भागीदारी हो। और जब भी आम जनता की भागीदारी होगी तो वहां पर क्या सुनिश्चित होगा, लोक सहभागिता उसमें क्या होगी, सुनिश्चित होगी। फिर जो A एक्रोनिम है, A एक्रोनिम का मतलब था आर्थिक शक्ति, जो इकोनॉमिक पावर है। मतलब जो अपनी राज्य की GSDP है, ठीक है, जो अपनी क्या है, GDP है, वो क्या हो भाई, वो क्या हो, बहुत तेजी से क्या करे, ग्रोथ करे। उत्तराखंड राज्य क्या हो, देश का एक ऐसा राज्य बने जो आर्थिक शक्ति के रूप में क्या करे भाई, स्थापित हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। N4 क्या है भाई, न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात है यहाँ पर, कि जो जस्टिस है, ठीक है, जो जस्टिस है वो क्या हो भाई, इक्वल सिस्टम हो। मतलब यहाँ पर क्या हो, पारदर्शिता हो, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त हो ये, ठीक है, न्याय संगत यहाँ पर शासन हो। मतलब जो गुड गवर्नेंस वाली अवधारणा है यहाँ पर क्या हो,
क्या हो मतलब यहाँ पर न्याय संगत क्या हो, शासन हो। तो ये जो पूरा संतुलन है ये पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, उत्तराखंड का क्या होना चाहिए कि संतुलित विकास के आधार पर देखा गया है। ठीक है, अब जो भी एक्रोनिम थे ना ये मैंने आपको डिटेल में समझा लिए हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, जैसे समावेशी विकास का क्या मतलब था। ठीक है, जो हाशिए पर लोग थे उनको क्या करना, उनको भी सबके साथ सबका साथ सबका विकास करके आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, ऊर्जा हो गया, इसमें क्या करना, क्या बनना, सेल्फ रिलायंट बनना। ठीक है, ताकि हम क्या करें, दूसरे राज्यों पर क्या ना हो, निर्भर ना हो। ठीक है, नई सोच में मैंने आपको बताया कि जैसे पलायन हो गया, जैसे आपदा प्रबंधन, जैसे पुरानी सोचों मतलब पुरानी जो क्या है थिंकिंग है या जो समस्या हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, निस्तारण करना। ठीक है, ये हो गया। फिर T4 मैंने आपको बताया था तीव्र विकास में क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े अपनी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट हों जो बिना देरी के क्या हों, अब आगे बढ़ें। ठीक है, तो इससे क्या होगी, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, U4 मैंने आपको बताया था उन्नत ग्राम और शहर की। उन्नत ग्राम मतलब कैसा होगा, जहाँ इंटरनेट अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है, बुनियादी सड़कें अच्छी हो। ठीक है, वहाँ पर जो ODF प्लस हों वो सारे के सारे गाँव। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब होगी तो वो क्या होगा भाई, एडवांस्ड विलेज एंड सिटीज़ में आएगा। फिर लोक सहभागिता मैंने बोला कि जब यहाँ पर क्या हो कि कोई भी नीतियाँ बने, कोई भी योजना बने, उनमें क्या हो, जन भागीदारी हो। ठीक है, तो वो क्या बताएगा आपको, लोक सहभागिता बताएगा। ठीक है, फिर मैंने आर्थिक शक्ति की बात करी कि जो हमारा GSDP है। ठीक है, उसमें जो हम अपना क्या हो, जो हमारा रेवेन्यू हो। ठीक है, वो देश का एक ऐसा राज्य बने अपना उत्तराखंड जो आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो सके। ठीक है, N4 न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। ठीक है, मतलब जैसे क्या हो कि पारदर्शी हो सिस्टम में। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त हो सिस्टम। ठीक है, या न्याय संगत यहाँ पर क्या चले, शासन चले, गुड गवर्नेंस वाली क्या हो यहाँ पर शासन चले। तो ये सारी की सारी जो एक्रोनिम है संतुलन, ये मुझे लगता है आपकी समझ आई होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो संतुलन में जैसे एस का आपको बता ही दिया है, जैसे गरीब कल्याण हो गया, महिला कल्याण हो गया। ठीक है, बाल विकास को समर्पित ये योजना है। तो सरकार इनके लिए लगातार क्या कर रही है, योजनाओं के हिसाब से इनको क्या कर रही है, इनको देख रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। फिर जैसे संतुलन में ए है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, तो पशु जैसे क्या होगा, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन सेक्टर हो गया, इसमें लगातार क्या कर रही है सरकार, ऐसी योजना बनाए, जैसे मिशन एप्पल हो गया। ठीक है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हो गया। मैंने ये आपको बहुत डिटेल में कहाँ पर बताए थे, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाए थे। ठीक है, जो भी बचा हुआ इकोनॉमिक सर्वे वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाय विकास योजना हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, अपना उद्योग बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है ना, उद्योग बढ़ेगा कि मतलब अपनी क्या बनेगी, आजीविका बढ़ेगी। ठीक, तो ये सारी की सारी जैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हो गई हरिद्वार गंगा कॉरिडोर हो गई, इससे पर्यटन बढ़ेगा। ऋषिकेश गंगा पर्यटन हो गई। ठीक है, ये क्या अपना है सरयू और रिवर फ्रंट योजनाएं जो बन रही हैं अपनी। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, पर्यटन बढ़ेगा वहाँ पर। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एन मतलब नई सोच, है ना। तो नई सोच में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जो जैसे लैब ऑन व्हील्स की बात करी गई है, योजना की बात। ठीक है, ये अच्छी योजना है मतलब। ठीक है, तो इनसे क्या है, नई सोच क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा था तीव्र विकास। ठीक है, तो तीव्र विकास जैसे गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चल रहा था, पैच, है ना, आपको एक फ़ोटो भेजनी थी। फिर वहाँ पर आपको जो पैचेस बन रहे थे, तो वहाँ पर वो पैचेस भर रहे थे सड़क में। ठीक है, नंदा देवी राजयात यात्रा की बातें हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एस फोर संतुलन जैसे विकसित भारत, जी राम जी जो क्या है अपना मनरेगा की जगह में आया हुआ है। ठीक है, ये भी था ही। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, ये सारी की चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। L4 क्या था, लोक सहभागिता। भाई लोग क्या करें, सहभाग करें किसमें, जो वहाँ पर क्या बने, नीतियाँ बने, है ना। ऐसे ही विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाए, चंपावत में बनाए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। AI मिशन का क्रियान्वयन है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो डेटा सेंटर है वो सारे के सारे क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, फिर A4 है आर्थिक विकास। तो जैसे हम आर्थिक विकास कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टिहरी रिंग रोड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था ना। टिहरी रिंग रोड से क्या होगा भाई, टिहरी रिंग रोड जब बनेगी, जहाँ कहीं पर भी अगर रिंग रोड बनती है तो वहाँ पर क्या बनता है भाई, वहाँ पर रोजगार सर्जन होते हैं। और जब रोजगार सर्जन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ेगी, वहाँ पर आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी भाई, 2005 में आई थी, 2005-06 में आई थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो गई।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मेगा इंडस्ट्रियल या ठीक है, तो ये हो गए, फूड पार्क्स हो गए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यायपूर्ण व्यवस्था हो गई, जैसे पुलिस आवास सेतु, मतलब सॉरी यहाँ पर तो ये कुछ और चीज़ चल रही है, लेकिन जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, ये इसके बारे में आपको पता होगा। न्यायपूर्ण व्यवस्था मतलब पारदर्शी हो, न्याय संगत हो, ठीक है, गुड गवर्नेंस की वहाँ पर अवधारणा हो। तो ये सारे एक्रोनिम मैंने आपको ऊपर क्या बता दिए हैं, बड़े ही डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो हमारा पुराना बजट था, उससे जो 25-26 का बजट है, जो 26-27 का बजट है, ठीक है, उसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो 10.41% की वृद्धि हुई है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है। देखो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ से पूछ सकता है राजस्व व्यय कितना है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। पूंजीगत व्यय कितना है, 64,989 करोड़ क्या है, राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय कितना है, 46,713 करोड़ है। देखो ये पूछेगा इन तीनों से ही, अगर ये डेटा पूछेगा, क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक वे में यहाँ पर क्या करा है, दिखाया है। तो अगर आपका एग्जामिनर पूछेगा ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इन तीनों से ही डेटा पूछेगा। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, राजस्व से याद कर लेना 64,989, ठीक है। पूंजीगत से याद कर लेना 46,713, और पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, इसको याद कर लेना 18,152 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां कितनी है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो सरकार जितना पैसा कमाती है वो पैसा आता कहाँ से है, तो इसको एक रुपए के एस्पेक्ट में समझाया है, ठीक है। और ये समझाना बड़ा ही क्या है, आसान भी है। तो इस वजह से इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर एक रुपये आता है तो वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है भाई, स्वयं के कर राजस्व से आता है। और वो कितना आता है भाई, 28.85% आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हो गया ये, ठीक है। पहले नंबर पर क्या हो गया, स्वयं का कर राजस्व हो गया। दूसरे नंबर पर क्या होगा, लोक ऋण। दूसरे नंबर पर क्या होगा भाई, लोक ऋण। और लोक ऋण कितना है भाई, 24.04% है, ठीक है। तीसरा क्या है, केंद्रीय करों का राज्यांश, ठीक है। क्या है, केंद्रीय करों का राज्यांश है ये, ठीक है। तो केंद्रीय करों का राज्यांश कितना है भाई, सॉरी तीसरे नहीं हो, ये चौथे पे होगा ना, ठीक है। इससे पहले कुछ और भी है, ठीक है। यहाँ पर ये 20.59% क्या है, यहाँ पर दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर दिया ही नहीं, चलो इसको तो अच्छा दिया है, ठीक है, सॉरी 20.59% क्या है, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। तो ये तीसरे स्थान पर मिलता है। तो केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है वो कितना मिलता है, 20.59% मिलता है। तो ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्या है भाई, केंद्रीय करों के राज्यांश है, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर क्या हो गया भाई, स्वयं का जो कर राजस्व है वो हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, लोक ऋण हो गया। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, केंद्र सरकार से जो ग्रांट से मिलती है वो हो गया। चौथे नंबर पर क्या हो गया भाई, केंद्र करों में जो राज्यांश है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इन दो को आप याद करना चाहो तो भी ठीक, नहीं भी करना चाहो तो भी ठीक। पर अगर आपसे पूछेगा कि जो पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो आपको ये याद रखना है, स्वयं का कर राजस्व से आता है। फिर कहाँ से आता है, लोक ऋण से आता है। फिर कहाँ से आता है भाई, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से आता है। और फिर कहाँ से आता है, केंद्रीय करों के राज्यांश में से आता है, ठीक है। अब जाता कहाँ है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा भुगतान हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है वो अन्य व्यय है, तो इसको छोड़ देते हैं। माना अन्य व्यय में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस अन्य व्यय को छोड़ के अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा हम देते हैं वो कहाँ पर देते हैं, वेतन में देते हैं, भत्ते में देते हैं, मजदूरी में देते हैं। कितना देते हैं भाई, 25.45% देते हैं, ठीक है, वेतन में देते हैं। फिर जो दूसरा है वो किस पे देते हैं भाई, जो दूसरा है वो किस पे देते हैं, वो किस पे देते हैं, वो देते हैं हम इसमें वृहत निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य पे देते हैं। कितना देते हैं, 12.49%। तो पहले पे तो आएगा वेतन, दूसरे पे आएगा वृहत निर्माण कार्य या लघु निर्माण कार्य, मतलब जो भी हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उस पर जो हम देते हैं पैसा, वो दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, पेंशन और पेंशन आएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आएगी, पेंशन आएगी। तो ये यहाँ जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है भैया। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा, चौथे नंबर पर आएगा निवेश ऋण। चौथे नंबर पर क्या आएगा, निवेश ऋण, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि सबसे जो पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, और जो जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, ठीक है। इसके बाद है एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन। देखो एफआरबीएम मतलब क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट
मैनेजमेंट को क्या बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ये FRBM एक्ट आया था ये कब का है भाई, 2003 का है ये भी कई बार पूछा जाता है कि FRBM एक्ट कब का है, 2003 का है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि राजस्व घाटा जो हमारा क्या है GDP का कितना परसेंट से अंदर होना चाहिए, कितनी सीमा है उसकी, तो 3% की सीमा है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। कि जो और केंद्र के लिए भी सेम है और राज्य के लिए भी सेम है, ठीक है। मतलब GDP का 3% ही क्या कर सकते, 3% तक ही क्या जाना चाहिए, राजकोषीय घाटा जाना चाहिए, ठीक है। और ये क्यों आया था, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि सरकार इतनी फ्रीबीज बांट दे कि लोग जो आने वाले मतलब जो जनता है वो किस में डूब जाए, पूरा देश किस में डूब जाए, कर्ज में ना डूब जाए, इसलिए ये FRBM एक्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। फिर कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। और जो योजनाएं हैं जैसे कुंभ मेला योजना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो 10 से 27 करोड़ इसमें क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए कितना है, 705.25 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर योजनाओं के बारे में मैं आपको, देखो 2 लेक्चर तो मैं आपके बना ही चुका हूँ योजना के बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको ये उसमें भी पढ़ाया, किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में भी पढ़ाया है, जो इंपॉर्टेंट योजना है वो सारी की सारी, ठीक है। अब ज्ञान, ये क्या था, पुराने जो हमारा क्या था, बजट था, उसके एक्रोनिम थे ना, ज्ञान मतलब गरीब कल्याण पर हमने क्या करा था, फोकस करा था, युवा पे हमने फोकस करा था, अन्नदाता पे हमने फोकस करा था, N4 नारी शक्ति पे भी क्या करा था, फोकस करा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गरीबों के लिए, मतलब जो गरीब हैं उनके लिए, उनका जो क्या है, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे अन्नपूर्ति योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गई, शहरी हो गई, ठीक है, EWS आवास हो गई, ये सारी की सारी योजनाएं इनके लिए चलाई गई थी, ठीक है। फिर वैसे ही क्या युवाओं के लिए क्या योजनाएं चलाई गई थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो गई, पलायन रोकथाम योजना हो गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गई, तो ऐसे ही उल्लास योजना हो गई, मतलब ये सारी की चीज़ें युवाओं के लिए चलाई थी। फिर अन्नदाता के लिए क्या चलाई थी, जैसे ट्राउट प्रोत्साहन योजना हो गया, ITBP बटालियन और जीवित भेड़ बकरी कुक्कुट आपूर्ति योजना हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें चलाई गई थी। इनके बारे में हम डिटेल में कहाँ पर पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ चुके हैं। नारी शक्ति के लिए जैसे नंदा गौरा योजना हो गई, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गई, ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हो गई, 2000 कब की है ये, 2021 की 23 की है शायद ये, ठीक है। जरा मुझे कंफर्म करना कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्टरवार स्थिति क्या है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो राज्य की जो वर्तमान GDP है वो कितनी हो चुकी है, 3,81,000 हो चुकी है, ठीक है, 24-25-26 में, ठीक है। पहले कितनी थी, 3,47,000 थी, अब कितनी हो चुकी है, 3,81,000 हो चुकी है। तो ये याद रखना आप कि वर्तमान में जो राज्य की GDP है वो कितनी है, 3,81,889 रुपये, 3,81,889 रुपये क्या हो चुकी है हमारी GDP हो चुकी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप राज्य की अर्थव्यवस्था देखें, पर कैपिटा इनकम में देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें, तो कितनी हो चुकी है, 2,73,921 रुपये हो चुकी है। कितनी हो चुकी है भाई, 2,73,921 रुपये हो चुकी है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डेटा आया हुआ है, क्या डेटा आया हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा आया हुआ है, क्या डेटा है भाई, पूरे भारत में जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है कितनी है, 2,19,575 रुपये, ये पूरे इंडिया की है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो 2,73,921 रुपये क्या है, 2,73,921 रुपये क्या है, पर कैपिटा इनकम है कहाँ की, उत्तराखंड की। और जो इंडिया की पूरी भारत की अगर आपके पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कितनी है, 2,19,575 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ना। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के क्षेत्र हैं वहाँ पर कितना परसेंट है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना है भाई, 9.59% है, ये मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण में भी पढ़ा चुका हूँ। द्वितीयक क्षेत्र में कितना है, 39.95% है। और अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, जो हमारी GSDP में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, वो कितना है, 50.46% है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना है भाई, 9.59% है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कितना योगदान देता है, तो 39.95% का योगदान देता है। और जो तृतीयक क्षेत्र है वो कितना योगदान देता है, तो 50.46% का योगदान देता है, ठीक है। तो इतना ही था आज का बजट, मतलब इस बार का बजट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बजट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बजट वाला लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।